हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम 2 यूनिट को कवर कर चुके हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर कर चुके हैं। आज हम इसकी 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है केमिकल सब्सटेंसेस। बट आज हम इसमें इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एसिड्स एंड बेसिस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो हम डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस देख लेते हैं एक बार। अब बता दूं, इस चैप्टर में हमें पढ़नी है 3 डेफिनेशन एसिड्स एंड बेसिस की, जहां हम फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ हम अरेनियस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अरेनियस ने क्या कहा था एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में, राइट। देखो, अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जिनको हम जब वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो एसिड वो होते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्या रिलीज करें, H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है HCl। तो अब अगर मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दूँ तो HCl को वाटर में डिसॉल्व करने पे ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन। तो HCl क्या हुआ, एक एसिड जिसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ऐसे ही मेरे पास है H2SO4। तो ये H2SO4, अगर हम H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करें, को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये रिलीज करेगा 2 H पॉजिटिव आयन और यहाँ से क्या देगा, सल्फेट आयन। तो वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स, राइट। अब यहाँ पर ये H2SO4 क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है, विच एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, दैट इज H2SO4, एंड H2SO4 इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। तो कभी कभी आ जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल। तो ये चीज़ भी आपको H2SO4 के बारे में याद रखनी है। सिमिलरली बेसिस, अरेनियस ने क्या कहा था, बेस वो होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन। ये याद रखना है। जैसे NaOH, तो अगर NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NaOH वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या रिलीज़ करेगा, एक देगा Na पॉजिटिव और साथ में यहाँ से क्या रिलीज़ करेगा, OH नेगेटिव आयन, राइट। यानी इसने क्या दिया यहाँ पर, हाइड्रोक्साइल आयन। सिमिलरली अगर NH4OH की बात करें तो NH4OH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ से देगा NH4 पॉजिटिव और यहाँ से क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन। अब NH4 पॉजिटिव क्या है, अमोनियम आयन, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइल आयन। और ये क्या है, NH4OH इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अच्छा, तो अरेनियस का यही कॉन्सेप्ट है। अरेनियस के अकॉर्डिंग जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं एसिड्स को तो वो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयन, और बेसिस वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन, राइट। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ से क्या याद रखनी है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, राइट। तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन जिनका होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो वीकली आयनाइज होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। तो वीक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, राइट। अब देखो, यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है। तो स्पेसिफिकली आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए देखो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना, देयर आर ओनली 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 7, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 7, राइट। देखो, इसे मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। देखो क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने कितने होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ कितने होते हैं हमारे पास, 7, और उनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, वीक एसिड। अब ये 7 याद रखने, 7 में से एक होता है HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आता है HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड, राइट। फिर आता है HCl तो हो गया HBr, फिर आता है HI, राइट।
उसके बाद आता है HClO3 और एक लास्ट आता है हमारे पास HClO4, राइट। अब देखो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड या ब्रोमिक एसिड, ये है आयोडिक एसिड, और ये याद रखना ये क्या है, ये है क्लोरिक एसिड, ये है क्लोरिक एसिड, राइट। और ये क्या है, ये है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, तो ये है परक्लोरिक एसिड। अब आपको ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और देयर आर ओनली 7 स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, HClO3 एंड HClO4। इन सब को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स। वैसे मैं बता देती हूँ, वीक एसिड में स्पेसिफिकली 2 याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उन वीक एसिड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो याद रखना आपको CH3COOH जो होता है एसिटिक एसिड, जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, और एक आपको याद रखना है यहाँ से H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड, राइट। वैसे आप याद रख लेना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद हो जाएंगे तो उसको छोड़कर बाकी जो बचे वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स, राइट। ऐसे ही हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस, तो जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिजॉल्व होकर, कंप्लीटली आयनाइज होकर OH नेगेटिव देते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, जिनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक बेस, ठीक है। जो कंप्लीटली OH नेगेटिव नहीं देते हैं वो होते हैं वीक बेस, ठीक है। ये हम अरहेनियस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अरहेनियस के अकॉर्डिंग। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस में आपको याद रखना जैसे NaOH और KOH, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वीक बेस। वीक बेस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है DSSB में, जो होता है NH4OH। NH4OH को हम क्या रीड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और भी होते हैं, उन्हें हम बाकी थ्योरीज में कवर करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ से याद रखना है ये होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बेस में इससे भी ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि वो बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना, वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाते हैं, सभी बेस वाटर में नहीं घुलते हैं, वो बेस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली। तो एल्कली क्या होते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे NaOH और KOH, LiOH, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली। तो इस चीज़ को याद रखना, हर बेस को एल्कली नहीं बोल सकते, पर हर एक एल्कली को बेस बोल सकते हैं, क्योंकि एल्कली इज़ वाटर सॉल्युबल बेस। याद रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, देखो इससे मैं थोड़ा सा यहीं से इरेज करती हूँ और आपको यहीं पर बताती हूँ, मैं एसिड्स के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो एसिड के बारे में एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, वो देखो यहाँ से, ठीक है। देखो हाँ, इतना ठीक है। एसिड्स कौन होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो कौन सा आयन रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव। तो एक तो H पॉजिटिव के बारे में याद रखना है। व्हाट इज H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोन। H पॉजिटिव को हम प्रोटोन भी बोलते हैं। अब H पॉजिटिव को हम प्रोटोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन पता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी हाइड्रोजन में प्रोटोन कितना होता है, 1। न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, जब ये न्यूट्रल होता है। पर जब मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। न्यूट्रॉन तो पहले से ही 0 थे, तो अब सिर्फ क्या बचा, प्रोटोन, इसलिए H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटोन। तो जो प्रोटोन है उसका साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर इसका रेडियस होता है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, यानी इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और इसका स्मॉल साइज़ होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये याद रखना है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब अगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको क्या याद रखना है इसके लिए, कि ये क्या करता है, ये वाटर के साथ डिजॉल्व होकर बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाटर के साथ डिजॉल्व होकर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, और ये एज अ हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है। यानी बात करें तो H पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा छोटा होने के कारण किसके साथ मिल जाता है, H2O के साथ, और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। और H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन,
तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन की या हम बात करें हाइड्रोनियम आयन की तो एक ही बात है, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है, राइट, कि अगर हाइड्रोजन आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी अरेनियस के अकॉर्डिंग, देखो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो किसकी थ्योरी पढ़ी है, अरेनियस की। अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, बेस OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो वीकली आयनाइज होते हैं वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता दिए 7 होते हैं। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड में आप स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH QH ये सब याद रख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना है। एसिड्स के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड में 7 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने हैं, HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, HClO3 और HClO4। बाकी सारे वीक एसिड होते हैं। इसके अलावा वीक एसिड में आपको CH3COH और H2CO3 याद रखना था, राइट। एक चीज़ आपको याद रखनी है, H पॉजिटिव जिसे प्रोटॉन भी बोलते हैं, यानी हमारा हाइड्रोजन आयन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में। इसका रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। बहुत ही ज़्यादा छोटा होने के कारण ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वाटर साथ कंबाइन होकर कैसे एग्जिस्ट करता है, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये थी हमारी अरेनियस की थ्योरी। तो आपको अरेनियस के बारे में इतना याद रखना है, राइट। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आपको देखनी है एसिड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो बेसिस ऑफ सोर्स का मतलब है कि हमें एसिड मिला कहाँ से है। इस बेसिस पे 2 तरीके के एसिड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स। पहले हम मिनरल एसिड्स की बात कर लेते हैं। मिनरल एसिड वो होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं, यानी जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। तो वो एसिड जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, ठीक है। जनरली जैसे HCl या फिर H2SO4 या HNO3, जो इस तरीके के एसिड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। यानी मिनरल एसिड्स के अंदर कार्बन नहीं होता है, दीज डू नॉट कंटेन कार्बन। तो जिनके अंदर कार्बन नहीं होता है वो कौन से होते हैं, हमारे मिनरल एसिड्स, ठीक है। जनरली ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो जो मिनरल एसिड होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ही हमारे मिनरल एसिड होते हैं। इसमें सिर्फ एक एसिड को छोड़कर H2CO3। H2CO3 एक मिनरल एसिड है पर ये वीक एसिड है, ठीक है। ये क्या है, वीक एसिड। अदरवाइज जनरली जो मिनरल एसिड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। H2CO3 एक एक्सेप्शनल है जो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो यूजुअली प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। देखो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा है, एसिड सोर होते हैं ना, टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी इन्हें हम खा सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एसिड ही होते हैं जो ईडिबल होते हैं, यानी जिन्हें हम खा सकते हैं। और ये कार्बन कंटेनिंग होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। और ये वीक एसिड होते हैं, राइट। अब इसमें आपको कुछ याद रखने हैं, कौन सा एसिड कहाँ से मिलता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। अस्कॉर्बिक एसिड गुआवा और आंवला में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सबके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में होता है। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग और बी स्टिंग में भी होता है। यानी अगर मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, तो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है टमेरिन के अंदर यानी इमली के अंदर। और ब्यूटारिक होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है रेंसिड बटर के अंदर, यानी जब बटर सड़ जाता है तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, ब्यूटारिक एसिड। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है, फॉर्मिक एसिड का नाम होता है मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, वो हम जब कार्बन वाली यूनिट कवर करेंगे तब देख लेंगे IUPAC नेम, राइट। तो ये सारे एसिड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कौन सा एसिड किसके अंदर होता है, ये चीज़ याद रख के चलनी है, राइट। नेक्स्ट, अब जो ये थी हमारी पहली थ्योरी जो हमने कवर कर ली है वो है हमारी अरेनियस की थ्योरी। अब हम सेकंड थ्योरी कवर करने जा रहे हैं, जो कौन सी थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, राइट। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर प्रोटोन डोनर। और प्रोटोन की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ, प्रोटोन हमारा क्या होता है, H पॉजिटिव। तो जो H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। और वहीं पर जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे वो क्या होंगे, बेसिस। तो बेस क्या होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर, और एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर। सिंपल सी याद रखनी है रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट है वो कैसा कॉन्सेप्ट था, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, है ना। इसने प्रोटोन के बेसिस पे जज किया था, तो ये क्या था, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। जैसे देखो HCl की बात कर लेते हैं। अगर HCl और H2O की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये तो पता है HCl H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो जब HCl अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा तो इस H पॉजिटिव को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर। और वाटर H पॉजिटिव होके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। और यहाँ से
क्योंकि HCl ने तो अपना H रिलीज कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो गया हमारा एसिड जिसने H पॉजिटिव दिया है डोनर, और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया बेस। ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई है ये सिर्फ एक प्रोटॉन के लेन देन से हुई है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। अब फर्दर देखो, यहाँ पर H पॉजिटिव ये फिर से रिलीज कर सकता है, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ये क्या आ जाएगा, फिर वाटर बन जाएगा। क्योंकि ये रिलीज कर सकता है तो इसे क्या बोलेंगे एसिड, और ये एक्सेप्ट कर सकता है तो इसे क्या बोलेंगे बेस। पर ऑलरेडी यहाँ पर एसिड और बेस है तो इसे हम क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और इसे क्या बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। तो इसे क्या बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड, और इसे क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब यहाँ पर एसिड बेस पेयर बनते हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के एसिड बेस पेयर बनते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, देखो इसे इजी करती हूँ, आप ना ऐसे याद रखना, अगर एसिड से जो बनेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और इसी पे क्वेश्चन आते हैं, यही चीज़ आपको याद रखनी है। एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और वो कैसे बनाना है, एसिड में से एक H पॉजिटिव रिलीज कर दो, राइट। ऐसे ही जो बेस है, बेस में एक H पॉजिटिव ऐड करा दो, तो जैसे ही हम बेस में एक H पॉजिटिव ऐड कराएंगे तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा कॉन्जुगेट एसिड, राइट। अच्छा फिर से देखते हैं, ठीक है, या मैं यहीं पे समझा दूँ। देखो आपसे ना क्या पूछेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो ये तो पता है HCl क्या है, एक एसिड। अगर HCl एसिड है तो इसमें से बस एक H पॉजिटिव रिलीज कर दो, यहाँ पे लिखा है ना एसिड में से H पॉजिटिव रिलीज कर दो, तो इसमें से H पॉजिटिव रिलीज होगा तो क्या बनेगा Cl नेगेटिव। इसका मतलब Cl नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। सिमिलरली जैसे वाटर का पूछा है, तो अगर वाटर का पूछा है यानी H2O, H2O में दोनों केस हो सकते हैं। देखो ये H पॉजिटिव को हटा सकता है, अगर इसमें से मैंने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो ये क्या बना लेगा OH नेगेटिव। उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड, और ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, है ना। और अगर इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव, और अगर इसने H3O पॉजिटिव बना लिया तो ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। देखो और एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर देखते हैं, ये है H2O और यहाँ पर हम रिएक्शन लिख रहे हैं NH3 की, तो H2O और अगर NH3 की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव इसको दुला दूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा OH नेगेटिव। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम H2O प्लस NH3, ये रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम बना लेते हैं H3O पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, इसी में समझ लेना, यहाँ से बस इतना पता करना है किसने H पॉजिटिव रिलीज किया है। देखो H2O, और H2O से क्या बन रहा है OH नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से H पॉजिटिव जा रहा है, और जो H पॉजिटिव देता है वो कौन होता है एसिड, और एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस। तो ये इसका क्या है कॉन्जुगेट बेस। बस एसिड में से एक H पॉजिटिव निकालना है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो ये क्या है NH3, तो अगर ये एसिड है तो ये अपने आप ही क्या हो गया बेस, और इसने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, राइट। जैसे नीचे वाली रिएक्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है H2O, H2O से क्या बन रहा है यहाँ पर H3O पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस में ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं बेस, और बेस से क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस से क्या बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो जो ये बचा ये क्या हो गया एसिड, क्योंकि ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या होगा कॉन्जुगेट बेस, राइट। अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में H2 किसकी तरह काम कर रहा है एसिड, और इस रिएक्शन में H2 किसकी तरह काम कर रहा है बेस। इसमें NH3 किसकी तरह काम कर रहा है बेस, और इसमें NH3 किसकी तरह काम कर रहा है एसिड। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो आपको उसमें से सिर्फ एक H पॉजिटिव निकालना है। जैसे ही उसमें से एक H पॉजिटिव निकाल दोगे तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, राइट। और अगर मान लो बेस है तो बेस में सिर्फ क्या करना है एक H पॉजिटिव ऐड करना है, तो जैसे ही बेस में एक H पॉजिटिव ऐड करोगे तो उसका क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन आ गया HSO4 नेगेटिव, तो एक आपको क्वेश्चन दिया है कि HSO4 नेगेटिव, इसका आपको कॉन्जुगेट एसिड बताना है। कॉन्जुगेट एसिड देखो क्या लिखा है बेस में, जैसे ये क्या है, अगर आप, मैंने क्या पूछा है इसका कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें एक H पॉजिटिव ऐड करना है ना। यहाँ पे लिखा है अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें क्या ऐड कर दो, H पॉजिटिव। तो इसमें मैं जैसे ही H पॉजिटिव ऐड करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, एक H, यानी ये क्या बन जाएगा H2SO4, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ऐसे ही अगर आपसे पूछते कि HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो आपको क्या करना है, इसमें से एक H पॉजिटिव निकाल दो। देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करना है, एक H पॉजिटिव निकाल दो। तो अगर ये H पॉजिटिव गया तो क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव इसलिए एक नेगेटिव ऑलरेडी है और एक और H पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। आई होप समझ आया होगा। देखो बस क्या करना है कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसमें से H पॉजिटिव रिलीज कर दो, और बेस से अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, अगर एसिड वीक है तो जो उसका बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक बनेगा। यहाँ पर अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड वीक बनेगा, और ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एसिड से बेस बनाना है तो H पॉजिटिव रिलीज कर दो, बेस से एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव उसके अंदर ऐड कर दो। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस हमारा क्या कहता है, देखो लुईस कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जैसे ब्रोंस्टेड-लॉरी था, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ब्रोंस्टेड-लॉरी अभी हमने पढ़ा है उसमें था प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, अभी हम पढ़े लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे वो कौन होंगे, एसिड, और बेस कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, राइट। अच्छा अब एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट तो वही करेगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होगी, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी होनी चाहिए। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। जबकि बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मेनली है कि बेस के पास एटलीस्ट एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसके पास एटलीस्ट एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए 3 स्पीशीज़ लिखती हूँ, एक मैंने लिखी है BF3, एक मैंने लिखी है यहाँ पर CH4, और एक मैंने लिखी है NH3। तो हमें लुईस के हिसाब से बताना है इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, यानी हमें बताना है इसमें से लुईस एसिड कौन है और लुईस बेस कौन है। तो सबसे पहले देखो BF3, बी क्या है यहाँ पर, बोरोन। बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो अगर 3 है तो तीनों ही F से कनेक्ट हो गए, है ना। उस हिसाब से जो बोरोन है तो बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 और 2 कितने हो गए, 6। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं, हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट चाहता है, यानी हर किसी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। सिमिलरली यहाँ पर देखो CH4, तो अगर मैं CH4 देखूँ तो C से मैंने 4H कनेक्ट कर दिए, है ना। कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर मैंने 4 बोन कनेक्ट कर दिया। कार्बन का अगर देखेंगे तो 2 और 2 और 2 और 2 यहाँ पर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने से इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ना ही इसके पास कोई लॉन पेयर है तो ना ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ना ही ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ना ये लुईस एसिड है और ना ही ये लुईस बेस, राइट। ऐसे ही अब हमारे पास आता है यहाँ पर NH3। तो अगर मैं NH3 की बात करूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और नाइट्रोजन क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, है ना। अब 5 में से देखो 3 तो मैंने NH3 के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए H के साथ, राइट, 3 चले गए, तो 2 तो अभी भी बच गए, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, 2 2 और 2 और यहाँ पर भी 2, यानी इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। बट इसके पास ऑलरेडी ये क्या बचा हुआ है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर अवेलेबल है तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह, ठीक है।
तो इतना सा याद रखना है कि लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। जैसे वाटर, तो अगर मैं वाटर की बात करूँ H2O, ऑक्सीजन से 2H कनेक्ट कर दिया और ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब 6 होते हैं तो 2 तो यहाँ चले गए, 4 तो फिर भी बच गए, और अगर 4 बच गए तो इसके मतलब इसके पास कितने लॉन पेयर बच गए 2। तो इसका मतलब किसकी तरह काम कर सकता है लुईस बेस। तो ये भी किसकी तरह काम करेगा लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो लुईस बेस वो होते हैं जिसके पास एटलीस्ट एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो होना चाहिए, अदरवाइज एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लुईस वैसे वो होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक लॉन पेयर की कमी हो, तो इनके पास कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट मतलब कमी होती है ना। और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे ये किसी को डोनेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और मैं ना आपको इसकी एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, तो एक बार इसकी एक रिएक्शन और देख लो, राइट। देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल लेकर चले हैं किसका BF3 का, और यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया एक NH3 का। तो अभी आपको बताया था जो इसके पास एक लॉन पेयर बचता है तो किसकी तरह काम करता है लुईस एसिड। तो BF3 हमारा क्या होता है लुईस एसिड, और NH3 क्या होता है हमारा लुईस बेस। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको आराम से दे सकता है। तो अगर ये देगा तो बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होगी, और इस तरह से जिसमें सिर्फ एक ही 2 इलेक्ट्रॉन देता है पर शेयर दोनों करते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखना कि लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो 2 स्पीशीज होती हैं उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वन बट शेयर्ड बाय बोथ। तो अगर कोई एक ही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर उसे शेयर दोनों कर रहे हैं, इस तरीके का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। जैसा यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इसे ये एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिया नाइट्रोजन है पर शेयर ये दोनों के बीच हो रहा है, BF3 के बीच भी और NH3 के बीच भी। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। देखो वैसे तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है एसिड और बेस की, पर इसमें हम एक और टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, इंडिकेटर्स। अच्छा, इंडिकेटर से पहले हम देख लेते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। देखो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस में आपको क्या याद रखना है, जब हम एसिड और बेस के अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन में सबसे ज़्यादा ये आता है, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ले रखा है H2O, ठीक है। एक तो तरीका है इसके अंदर मैं एसिड और बेस मिक्स कर दूँ, ठीक है। तो या तो इसके अंदर वाटर लेकर फिर हम एसिड और बेस मिक्स कर सकते हैं। एक है मैं पहले से ही इसके अंदर क्या ले लूँ एसिड या क्या ले लूँ बेस, है ना, और फिर इसके अंदर क्या ऐड कर दूँ वाटर। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम वाटर में एसिड और बेस मिक्स करते हैं या एसिड और बेस में वाटर मिक्स करते हैं। तो बता दूँ ये वाला प्रोसेस गलत है। हम कभी भी वाटर को एसिड और बेस में मिक्स नहीं करते, हमेशा एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं, वो भी कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को आप याद रख लेना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेटेड होती है जिसकी वजह से ये कंटेनर बस्ट हो सकता है, जिससे जो भी वहाँ पर काम कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है। तो ये याद रखना है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन एसिड और बेस शुड ऑलवेज बी एडेड टू द वाटर और नॉट वाटर टू द एसिड और बेस। तो वाटर को एसिड और बेस में नहीं मिक्स करना है, एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करना है। तो ये होता है सही तरीका डाइल्यूशन का, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट इंडिकेटर्स और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें ये बता दें कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है या बेस, तो जो हमें उसके एसिडिक और बेसिक नेचर का बता देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इंडिकेट ही तो करते हैं, तो जो हमें ये इंडिकेट कर देंगे कि इसमें एसिड है या बेस, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स, राइट। अब इंडिकेटर्स होते हैं 3 तरीके के। यहाँ पर पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी प्लांट और एनिमल से जो मिल जाते हैं। इसमें आपको 3 याद रखना है, एक याद रखना है लिटमस, एक याद रखना है रेड कैबेज लीव और तीसरा याद रखना है टर्मरिक मतलब हल्दी। अब लिटमस एक तो याद रखना है हमें लाइकेन से मिलता है, लाइकेन प्लांट से हमें क्या मिलता है लिटमस। लिटमस 2 तरीके का होता है, एक तो ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। तो जो एसिड्स होते हैं एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, तो जो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं रेड, वो कौन होते हैं एसिड। और बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं ब्लू, ठीक है। ये याद रखना है लिटमस के लिए। ऐसे यहाँ पर है रेड कैबेज लीव, एक तो ये याद रखना है जो रेड कैबेज लीव्स होती हैं उसका खुद का कलर होता है पर्पल,
ठीक है। और ये एसिड में कोई चेंज नहीं देती, इनका कोई ये एसिड में कलर देती है रेड, तो ये एसिड में कैसा कलर देती है रेड, और बेस में ही कैसा कलर देती है ग्रीन। ये चीज़ याद रखनी है। रेड कैपिटली किस कलर की होती है पर्पल, और ये एसिड में कैसा कलर देती है रेड, और बेस में कैसा कलर देती है ग्रीन। उसके बाद आती है टर्मरिक जो होती है हल्दी येलो कलर की होती है, राइट। और एसिड में ये कोई चेंज नहीं देती, यानी एसिड के ऊपर अगर हम हल्दी डालेंगे देयर विल बी नो चेंज, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। और जब बेस में हल्दी डालते हैं तो बेस कैसा कलर देता है रेड, राइट। तो ये आपको कलर भी याद रखने साथ साथ। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, यानी लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं, एक याद रखना है फिनोल्फेथिलीन और दूसरा याद रखना है मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोल्फेथिलीन होता है कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, तो इसका खुद का कलर कैसा होता है कलरलेस, और ये कैसे कलर का होता है ऑरेंज, राइट। अच्छा, अब जो फिनोल्फेथिलीन है वो एसिड में भी रहता है कलरलेस, तो एसिड में तो ये कलरलेस ही रहता है, नो चेंज इन कलर, राइट। पर ये बेस में कैसा कलर देता है, ये बेस में कलर देता है पिंक, याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर हो जाता है ऑरेंज से कैसा हो जाता है रेड, और बेस के अंदर कैसा हो जाता है ये येलो। तो ये वी कलर आपको याद रखने हैं कि कौन कैसा कलर दे रहा है किसके अंदर, राइट। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड, यानी जब हम इन्हें एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है एक तो अनियन, एक याद रखना है वनीला एसेंस, एक याद रखना है क्लोव ऑयल। तीनों का सेम ही फंक्शन होता है। जैसे अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन को लेंगे, तो अगर बेसिक सॉल्यूशन को हमने किसी क्लॉथ स्ट्रिप में ऐड किया है, जिसको हमने किससे ट्रीट किया था ऑनियन एक्सट्रैक्ट से, तो ऑनियन की स्मेल आएगी उस क्लॉथ स्ट्रिप में, तो यहाँ पर ऑनियन की स्मेल होगी। पर जैसे ही इसको बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो वो ऑनियन स्मेल आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। यानी जो बेस होता है उसमें ऑनियन स्मेल नहीं आती है, वो ऑनियन स्मेल को वेनिश कर देता है, जबकि एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है ऑनियन की स्मेल को, वो किसी की भी, यानी इसकी वनीला एसेंस की भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा और क्लोव ऑयल की भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर बेस है तो हम स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर एसिड है तो हम स्मेल डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन देखी और इंडिकेटर्स के बारे में देखा है। इसके बाद हम पीएच वाला पार्ट कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।